बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज आप शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर। आपको इंट्रोडक्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का करवा दिया था। उसमें आपको बेटा बता दिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब उससे आगे हम शुरू करते हैं। इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद उसमें कुछ आपने क्वेश्चंस भेजे थे कि आपने जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, ये बेटा दरमियान वाले ओल्ड सिलेबस में उस वक्त पीरियोडिक टेबल जो आपकी बुक में जो अर्ली बनी हुई है उसके हिसाब से हमने किया था, क्योंकि अब काफ़ी सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो एंडिंग और स्टार्टिंग एलिमेंट चेंज हो गए। तो ये जो आपके जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का जिक्र मैंने आपको बताया था ये बेटा आपके कोर्स के मुताबिक था। बाकी चेंजेस आ चुकी हैं, कई एलिमेंट और डिस्कवर हो गए, सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं, तो उसमें आप उसको बुक के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसी से शुरू करते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से, यानी इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की शक्ल में। तो इनकी आप देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनके कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं। इनमें ऑकरेंस आपने बुक में से पढ़ी होगी, थोड़ा सा आपने इसको देखा होगा। हम उसको छोड़ के इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें आम तौर पर एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के प्रिंसिपल के बाद बाकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है। याद रखिएगा कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जो डी ब्लॉक के हैं, ऑल ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये आम तौर पर क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं किसको, एफ्यूबाउ प्रिंसिपल को। ठीक है, ये एफ्यूबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पर याद रखें हम 10 एलिमेंट्स की बात करेंगे, एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एफ्यूबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। और वो सम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सच एज, मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा होगा क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, एंड उसके बाद जो है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। ठीक है, ये दो एलिमेंट इस 10 की बेटा 10 की जो सीरीज़ है उसमें ये अपने कॉमन मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये अपने जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। ये थोड़ा जहन में रखिएगा, क्यों नहीं करते हैं। तो सिर्फ क्रोमियम और कॉपर ये दो एलिमेंट्स हैं जो आम तौर पर इसको एफ्यूबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, देखते हैं इनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें आमतौर पर एक फैक्टर आता है जो यहाँ पर फॉलो होता है, कॉपर और क्रोमियम, ये एक्सेप्शनल केस में, रीज़न भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर एक फैक्टर आप नोट करेंगे, इस फैक्टर को कहा जाता है एडिशनल स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको, एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर या एडिशनल स्टेबिलिटी कह सकते हैं। ये याद रखें, ये रूल जो है ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये रूल अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे आप अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इस एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर के मुताबिक क्या होता है, यानी ऑर्बिटल्स कोशिश करते हैं कि अपने आप को क्या करें, ज़्यादा स्टेबल करें। यानी हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम इस रूल को फॉलो करें
तो इसमें क्या बताया गया है कि एलिमेंट्स ऑर्बिटल्स, जो एलिमेंट के ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेक देम स्टेबल, ये आपस में एक दूसरे को स्टेबल करते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, जिससे इनमें होता क्या है कि ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिटल किस तरह स्टेबल होंगे इसका हम तरीका भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, यही हमारा मेन जो है फैक्टर है, मेन रीज़न है, मेन क्वेश्चन है। तो आपको कहा जा सकता है कि स्टेबल ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फिर ये हमें आसानी से मालूम हो जाएगा कि ये एक दूसरे को स्टेबल कैसे करते हैं। याद रखें, स्टेबल ऑर्बिटल्स जो हैं ये या तो क्या हों, हाफ फिल्ड हों, ठीक है, हाफ फिल्ड से एक भी ऊपर ना हो, एक भी नीचे यानी कम ना हो, तो ये भी ऑर्बिटल क्या होगा, स्टेबल होगा। और दूसरा ऑर्बिटल वो स्टेबल होगा जो क्या हो, कंप्लीटली क्या हो, फिल्ड हो। याद रखें, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है या फिर हाफ ऑर्बिटल है, सिर्फ ये स्टेबल कहलाते हैं, ये स्टेबल कहलाते हैं। बाकी याद रखिएगा, हाफ से एक भी कम या ज़्यादा हो तब भी अनस्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड से एक भी कम या ज़्यादा हो तो वो भी क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड से कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, तो वो भी क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। अब देखते हैं कि ये एडिशनल स्टेबिलिटी किस तरह आती है। असल में हम क्रोमियम की एग्जाम्पल से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। तो अगर आप इसके ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 एफ्यूबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक, फिर 3s जो है इसका कितना होगा, 3s2, 3p6, फिर बेटा उसके बाद 3p का ही हिस्सा है 3d, अगरचे एनर्जी में ज़्यादा है लेकिन है तो इसी का। फिर उसके बाद आता है 4s, 4s की एनर्जी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपने पहले रखे, तो ये बेटा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ तक हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए। अब 4s को आपने पहले क्यों फिल किया, 3d को क्यों नहीं किया, एफ्यूबाउ के मुताबिक 4s की एनर्जी कम है, आप लोअर एनर्जी पहले फिल करते हैं फिर हायर। अब देखते हैं बाकी कितने बचे, 3d में 4। ये याद रखें, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाई है ये किसके उसूल के मुताबिक है, ये एफ्यूबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक। अब हम देखते हैं कि यहां दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक बिल्कुल लास्ट वाले ऑर्बिटल को आप कहेंगे आउटर मोस्ट, क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट, और लास्ट से जो पहले आएगा इसको आप क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट, क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। एक बेटा आउटर मोस्ट और दूसरा पेनल्टीमेट। देखें अब आप यहां काउंट करें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल, ये भी कंप्लीटली बताया था ना आपको, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हैं, स्टेबल हैं। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल्स हैं यहां पर, इसमें ये वाले समझो 6 ऑर्बिटल्स हैं जो क्या हैं, स्टेबल हैं, 6 ऑर्बिटल्स क्या हैं, स्टेबल हैं, ठीक है। सिर्फ एक ऑर्बिटल ऐसा है जो ना तो कंप्लीटली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड से भी एक कम है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड तो है ही नहीं। अब ये ऑर्बिटल क्या है, अनस्टेबल है। तो समझे 6 स्टेबल थे एफ्यूबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक, और एक ऑर्बिटल यहां जो था वो क्या था, अनस्टेबल था, क्या था, अनस्टेबल। तो ये दोनों जो आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट माना सेकंड लास्ट जो होता है, इनकी एनर्जी में कोई बड़ा फर्क नहीं होता, माइनर डिफरेंस होता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी गेन करके लोअर से हायर में और हायर से थोड़ी लूज करके लोअर में जा सकते हैं। ये शेयरिंग होती है। शेयरिंग यहां पर इस तरह होती है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इसमें। ये कभी नहीं होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए या इसका इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर आ जाए, नहीं, ये आपस में सिर्फ कर सकते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की। इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, इसका इसमें। शर्त ये, जा तो सकता है, क्या बस ये हर वक्त जाएगा, बस जब चाहे दिल करे चला जाए? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऑर्बिटल का किसी का भी 3D का 4s में या 4s का 3D में उस वक्त जाएगा, और इस तरह जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर ना पड़े। ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां ये ऑर्बिटल स्टेबल रहे तब इलेक्ट्रॉन आएगा, पर अगर इस इलेक्ट्रॉन के यहां आने से ये अनस्टेबल हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां कभी नहीं आएगा। और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को कोई असर ना पड़े। ये खुद ही अनस्टेबल है, फिर नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल है, यहां देगा, जिसके बाद अगर ये स्टेबल हो जाता है तो ठीक है, तब तो हो सकता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, शर्त एक ही है कि इनकी स्टेबिलिटी पे असर ना पड़े। अब देखो, अगर 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाए तो 3D में ऑलरेडी कितने, 4, एक और आ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 5, माना ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये स्टेबल। अब देखो 4s में कितने थे, 2, एक यहां चलाया, बाकी कितने बचे, 1, तो ये पहले कंप्लीटली फिल्ड था, एक चला गया, बाकी हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हाफ फिल्ड भी तो स्टेबल है ना। अब यहां पर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन 3D को दिया ताकि ये हाफ फिल्ड हो जाए और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल। अब देखो 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर 2p6, फिर उसके बाद 3s2, फिर 3p6, फिर उसके बाद 3d कितना था, 4 था, एक इलेक्ट्रॉन और दिया, कितने बने, 5, फिर 4s है, 4s में कितने थे, एक था, एक इसमें आ गया। अब बताएं, स्टेबल हो गया, 5 हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है, तो ये भी स्टेबल हो गया। अब इसकी स्टेबिलिटी, ये तो हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड भी तो स्टेबल है ना। तो अब बताएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 ही क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इसलिए अब यहां समझो एक एडिशनल ऑर्बिटल स्टेबल हुआ, इसी वजह से इस रूल को नाम क्या दिया, एडिशनल स्टेबिलिटी। क्या नाम दिया आपने, एडिशनल स्टेबिलिटी। तो ये वहां आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम की इसलिए एफ्यूबाव में नहीं आ रही या नहीं लिखी जाती या कुदरती तौर पर नहीं होती, क्योंकि यहां एक ऑर्बिटल अनस्टेबल है। तो ये पेनल्टीमेट और आउटर मोस्ट ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और शेयर करने से इनकी अपनी स्टेबिलिटी कम नहीं होगी, स्टेबल वो रहेगा जो देगा, और जिसको देगा वो अनस्टेबल था, पर लेने के बाद वो अगर स्टेबल हो जाए तो इस प्रिंसिपल को आप क्या कहते हैं, एडिशनल स्टेबिलिटी। तो कॉपर और क्रोमियम एफ्यूबाव को फॉलो करेंगे तो उनके 6 ऑर्बिटल स्टेबल होंगे। अगर एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी तो 7th ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये वहां होता है जहां आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट एक दूसरे को स्टेबल अगर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों से, या हाफ फिल्ड कर सकते हैं या कंप्लीटली फिल्ड, शर्त उनकी अपनी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तो फिर इस फैक्टर को आप क्या कहते हैं, एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर। तो यहां कॉपर और क्रोमियम दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कौन से रूल के मुताबिक है, एफ्यूबाव प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये किसके मुताबिक है, ये एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर के मुताबिक है। तो अब ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन का। तो बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो तो जनरल एफ्यूबाव प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो कॉपर के नीचे आपको पता है सिल्वर, गोल्ड, ये एडिशनल स्टेबिलिटी फैक्टर को फॉलो करेंगे, ठीक है। और क्रोमियम के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो भी अपने एडिशनल स्टेबिलिटी को फॉलो करेंगे। तो हर सीरीज में 2 एलिमेंट क्रोमियम वाले ग्रुप का और कॉपर वाले ग्रुप के, ये एफ्यूबाव प्रिंसिपल के मुताबिक इनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, इनकी एडिशनल स्टेबिलिटी के मुताबिक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, नंबर 2nd कैरेक्टर, और वो नंबर
सेकंड कैरेक्टर जो है वो है एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम्स, एटॉमिक रेडियस, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आमतौर पर जब मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो होता तो मेटालिक है लेकिन दोनों सेम एलिमेंट होते हैं, तो इसको कोवेलेंट रेडियस भी कहा जाता है। ये आप क्यों पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है, ताकि आपको पता चले कि साइज ऑफ एटम्स जो हैं वो उसका ट्रेंड किस तरह का है। आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, पीरियड वाइज जाते हैं, यानी हमने स्कैंडियम से शुरू किया, ठीक है, स्कैंडियम, फिर वेनेडियम, ठीक है, फिर क्रोमियम, चलते जाएं 21, फिर बेटा उसके बाद स्कैंडियम, इससे आप स्कैंडियम के बाद क्रोमियम, फिर वेनेडियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, यहाँ तक कि आप कहाँ पर आएंगे, जिंक तक। तो ये 10 एलिमेंट हैं। अब आप मूव कर रहे हैं पीरियड वाइज। क्या मूव कर रहे हैं आप? पीरियड वाइज। आपको पता है कि जनरल ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियस का पीरियड वाइज क्या होता है? पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस जो है वो जनरल ट्रेंड ये है कि पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। और यहां पर भी आपके बुक में इन्होंने यही चीज दी है कि ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज है। ये ट्रेंड आपको डी ब्लॉक में इस तरह नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इन डी ब्लॉक, अगर हम डी ब्लॉक में आए तो फिर दिस ट्रेंड इज नॉट रेगुलर। ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है। वजह क्या है यहां पर? ये यानी इट फर्स्ट, यानी हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, पर कौन सा? ये इस सीरीज का, यानी एटॉमिक रेडियस जो है इन फर्स्ट सीरीज, ये बाकियों में भी इसी तरह है, हम फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सीरीज पहले क्या होता है? डिक्रीजेस। ये डिक्रीज होता है जब पीरियड वाइज, डिक्रीज होता है पीरियड वाइज फर्स्ट, पहले ये डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। देन फिर अप टू फ्यू एलिमेंट्स, चंद एलिमेंट्स तक मामूली चेंज आती है, बहुत मामूली, फ्यू एलिमेंट्स। अक्सर हम कहते हैं ये सेम, बुक में आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सेम वैल्यूज, फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होता, सेम रहता है, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे चंद एलिमेंट्स तक। फिर उसके बाद देन यानी फाइनली क्या होता है? इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। बुक्स आपके पास हैं, ठीक है, इसको आप देखेंगे, मैं आपको पूरा ट्रेंड एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह होगा। देखते हैं, और इसका फिर मैं आपको रीजन भी बताऊंगा हर एक का। यानी अगर हम ग्राफ बनाना चाहें एटॉमिक रेडियस का, वैसे मैं आपका ये लाइव भी कर देता, लेकिन उसमें कुछ फिर आपको बातें बार बार आपको देखनी पड़ती हैं। यहां ग्राफ बनाए ना अगर आप एटॉमिक रेडियस का, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। कैसे बनेगा? इस तरफ आप लिखेंगे साइज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और इस तरफ जनरली आप किस चीज को लेंगे? पीरियड वाइज, ठीक है, इस तरफ आप पीरियड वाइज जा रहे हैं, तो पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड कैसे? फर्स्ट में जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से किस तरफ जाते हैं? राइट की तरफ,
पीरियड वाइज जाते हैं। पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है, फिर ये थोड़ी देर सेम रहता है, फिर ये दोबारा इंक्रीज होता है। तो अब देखो यहां से ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कुछ देर तक थोड़ा सेम रहा, फिर इसने एटॉमिक रेडियस ने क्या किया, इंक्रीज करना शुरू किया। तो अब देखो, अब आप इसको रेगुलर ट्रेंड कह सकते हो। रेगुलर ट्रेंड आप इसको नहीं कहेंगे, यानी यहां पर क्या है, वेरिएशन है। क्या है इसमें, वेरिएशंस आ रही हैं इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में अच्छी खासी क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, रेगुलर वेरिएशन आ रही है। देखते हैं किस तरह की है। बुक्स आपके पास हैं, मैं उसी को फॉलो करवाता जाऊंगा आपको, ताकि आपको जब आप बुक को रीड करें तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो हम जब बुक में देखते हैं तो स्कैंडियम, यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले स्कैंडियम यहां पर था, ठीक है, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट कौन सा है, टाइटेनियम, ठीक है, यहां पर आ गया। उसके बाद कौन सा है, वेनेडियम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, नेक्स्ट है क्रोमियम, यहां पर आ गया। अब उसके बाद क्रोमियम के बाद आप देखेंगे Mn, इस जैसा ये लगभग, ठीक है, Mn के बाद आयरन भी लगभग इसी जैसा है। उसके बाद आप देखेंगे फिर 1 पॉइंट मैग्नीज के बाद कोबाल्ट, ये जो है कोबाल्ट, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है, ये हल्का डिक्रीज होता है, डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये मजीद आगे, कोबाल्ट से आगे जाओ तो ये कितना है, 1.15 मजीद डिक्रीज होता है, यहां से मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। कोबाल्ट से नीचे जाओ तो कौन सा है, ये है निकिल, निकिल का है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद, फिर देखो अब ये निकिल के बाद फिर इंक्रीज होना शुरू करता है। निकिल के बाद कौन सा एलिमेंट है, कॉपर। अब कॉपर का 1.16 नहीं है, 1.17 है, ठीक है। और उसके बाद जिंक का जनरली आप देखोगे तो 1 पॉइंट कितना है, 25। अब ये है ग्राफ आपके पास, ग्राफ है आपके पास, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, ठीक है ना, 22, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये कितना है, 30। बहुत अहम है, काम की चीज है, यही चीज आपको कंफ्यूज करती है एटॉमिक रेडियस में, इसको गौर से समझें, बहुत काम की चीज है। अब हम इस वेरिएशन को देखते हैं किस तरह है। बुक पढ़ेंगे ना तो आपको एटॉमिक रेडियस कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, पहले डिक्रीज हुआ, कुछ हद तक सेम चला, थोड़ा और डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ना शुरू हो गया। अब यहां तक पहले देखते हैं डिक्रीज का, ठीक है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, एटॉमिक रेडियस, इसमें एटॉमिक रेडियस में जो डिक्रीज आ रही है ये क्यों आ रही है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड, इसमें 3 अनपेयर्ड और इसमें 4 अनपेयर्ड। देखो डी ब्लॉक में आपको याद होगा कि डी सब लेवल्स जो हैं इनके समझो ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के। तो मैं नाम नहीं लिख रहा, आपको याद है, मैंने बताया हुआ है आपको, इसका नाम है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे और इसका लेक्चर होगा ये क्यों नाम रखे गए। 21 में 1, 22 में 2, 23 में 3, 24 में 4 और 25 में 5। यहां तक एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर समझें न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं 3D में, 3D में क्या हो रहे हैं, चारों तरफ अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं।
तो ये बढ़ते जा रहे हैं, यहां प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, पर पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगरचे ये भी याद रखिएगा इसका 4s कंप्लीट है। 4s क्या है इनका? कंप्लीट है, 4s कंप्लीट है। तो यहां ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जब क्या बढ़ना शुरू किया, जब इसने इलेक्ट्रॉनों ने बढ़ना शुरू किया, यहां प्रोटॉन भी बढ़ते गए। अब देखो शेल को चारों तरफ से क्या हुई, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पे बढ़ने लगी, इलेक्ट्रॉन शेल में चारों तरफ आने लगे, जिससे साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहां तक जो है क्रोमियम तक, मैग्नीज तक आप चले जाएं तो यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चारों तरफ शेल में बढ़ते हैं, उन पे अट्रैक्शन बढ़ती है, प्रोटॉन बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन बढ़ती है, लिहाजा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका हम इसी में यहां वही जिक्र करेंगे जब तक अनपेयर्ड है, ठीक है। यानी फ्रॉम स्कैंडियम टू Mn मैग्नीज, एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। पीरियड वाइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, माना नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेल पर खिंचाव बढ़ रहा है, इनवर्ड पुलिंग हो रही है, और इस वजह से साइज यहां क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं आगे। अब क्या होता है कि यहां आगे जो है मजीद, जब आप Mn से आगे जाते हैं, Mn फिर फेरियम फिर कोबाल्ट, अब देखो क्या होता है, यहां पर d ऑर्बिटल तो वही है, ठीक है। d ऑर्बिटल क्या है, वही है। Mn के बाद 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और इन 5 ऑर्बिटल्स में जो Mn तक जाके बने, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड। विनेट क्रोमियम तक 24 थे, 5 हो गए। अब क्या होगा, Mn के बाद आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, ये देखो, ये 1, ये 2, ये हो गए, ठीक है। फिर कोबाल्ट, फिर निकिल। अब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे 24 फिर 25 26, ठीक है, इस तरह अब इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों में पेयरिंग हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं तो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों का पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉनों के पेयर को क्या करता है, ये रिपेल करता है। जैसे ये पेयरिंग में मतलब आना शुरू करते हैं, पेयरिंग बढ़ना शुरू करते हैं, तो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन इन पे तो बढ़ती है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक्सपेंशन। यहां कांस्टेंट इस वजह से हो रहा है, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जब तक इलेक्ट्रॉन्स कहां तक जाओगे, सिर्फ आप कॉपर तक, यहां तक जाओगे, 2 बचे, पेयर ज्यादा हैं, अनपेयर्ड क्या है, कम है। यहां पर अब समझो पेयरिंग की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो बढ़ने लगी। और याद रखें, इलेक्ट्रॉन जितना पेयरिंग करते जाएंगे, यहां पर कौन सा इफेक्ट बढ़ने लगेगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी ना, ये वॉल, ये शील्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शील्ड। तो यहां शील्डिंग इफेक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रॉनों को, मतलब एक वॉल बनाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करने लगेंगे। यहां शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पैदा होना शुरू करता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो अब यहां पर हम इसी का रीजन लिखेंगे कि फ्रॉम Mn, सेकंड मतलब यहां से फ्रॉम Mn
अगर हम Mn से शुरू करें, मैग्नीज से शुरू करें, Mn2, कहां तक जाओ? कोबाल्ट, दी इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग। याद रखना कौन सा अमल हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कमेंस। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू हो गई। एंड और फिर क्या होगा? दी शील्डिंग इफेक्ट। यहां पर शील्डिंग इफेक्ट पैदा होना शुरू करेगा। कौन सा इफेक्ट पैदा होना शुरू करेगा? शील्डिंग इफेक्ट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस। ये अब रिपल्शन के बजाय, शील्डिंग क्या होता है? रिपल्शन, ठीक है। स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस होना शुरू करता है। विच, जो क्या करेगा? इनहेबिट, रोकेगा किसको? अट्रैक्टिव फोर्सेस को। याद रखना अट्रैक्शन को रोकेगा। एंड और फिर क्या होगा? यहां पर एटॉमिक रेडियस ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि अभी अट्रैक्टिव भी थी, अनपेयर्ड थे, पेयरिंग होने लगी, उस अट्रैक्शन को कमजोर करने लगे, मुकाबला हो रहा है। जब तक बैलेंस हो अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। कहां तक? यहां तक। अब थोड़ा सा मामूली डिक्रीज निकल में आती है, कोई इतनी वाज़ेह नहीं है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा, मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो यहां से, आपको फिगर नजर आ रही है? क्लियर हो गई? चलें, अनचेंज था। अब बात को बढ़ाते हैं, आगे लेकर जाते हैं। अब क्या होगा भाई? इसके बाद, निकल के बाद कॉपर और जिंक। जब हम थर्ड केस में आते हैं, ये बढ़ने लगता है कॉपर से जिंक की तरफ। फ्रॉम कॉपर टू, कहां तक जाएंगे? जिंक तक। कॉपर से जब आप जिंक तक जाएंगे तो आपको पता है डी में क्या होगा? डी में ऑलमोस्ट पेयरिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट। क्या हो जाएगी? पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये एक पेयर था इसका, ठीक है। फिर दूसरा बना, ठीक है, Fe, फिर कोबाल्ट का, ठीक है, फिर निकल का, फिर कॉपर का, या कॉपर की पेयरिंग हो गई, फिर जिंक का। यहां पर ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अरे मतलब पेयर्ड हो गए। जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कंप्लीट हो गई तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, याद रखना इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन चुके हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में अब कोई भी नहीं है। कॉपर्स में तो एक था, लेकिन जिंक में 100% इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो चुके हैं। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट बना लेते हैं। आउटर मोस्ट 4s के इलेक्ट्रॉन जो हैं, 4s के, इन तक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जाएगी नहीं। जैसे ही ये कवर हो जाएगा, ये दीवार बन जाएगी, ये ढाल, ये शील्ड बन जाएगी, अब अट्रैक्शन 4s के इलेक्ट्रॉनों पर नहीं जा पाएगी, ये लूज हो जाएंगे। ये थोड़ा सा 4s इस तरफ आगे चला जाएगा, 4s आगे बढ़ जाएगा, जिससे साइज में क्या होगा? इजाफा। 4s के लूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, थोड़े अट्रैक्शन कमजोर पड़ गई, नहीं आगे आ गए, शील्डिंग इफेक्ट हाई हो गया, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब हम यही यहां रीजन लिखेंगे नंबर 3 का, के फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक। एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है, ये याद रखिएगा, ये क्या होगा? ये इंक्रीज होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। एक तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। एंड और क्या होगा? एंड क्या है? डिक्रीज इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, किसके ऊपर? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
ओवर, ठीक है, ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो आउटर मोस्ट कौन से हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज 10। फिर इसी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इन दो का बढ़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इन दो का बढ़ जाएगा। आ जाएगा समझ में? चले नोट करें, शाबाश। मैंने आपको यहाँ तक बहुत अहम रीज़न था, इम्पॉर्टेंट रीज़न था, आपको बता दिया। अब आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तरफ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दफ़ा आपने डिस्कस भी किया है इसको, और आपको अच्छे तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप किसको कहते हैं, जब किसी भी हम क्या करें, आइसोलेटेड एटम, आज़ाद एटम है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को आप हीट सप्लाई करते हैं और वो रिमूव हो जाते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये ओवरऑल थर्ड ट्रेंड है किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को भी हम अगर डिटेल में लेकर जाना चाहें, आईपी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये भी इंथैल्पी भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, ये नाम भी आप इसको देते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी भी पढ़ा जाता है, एल को आप साइलेंट कह सकते हैं, इंथैल्पी ये जो है, ठीक है। ये आमतौर पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का साइज ऑफ एटम्स के साथ कौन सा ट्रेंड है, इनवर्स रिलेशन है। साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कैसे, मिसाल के तौर पे ग्रेटर द साइज, यानी अगर साइज ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, बढ़ना शुरू करे, एलिमेंट्स साइज बढ़ जाए, दी लेस, ठीक है, लेस विल बी क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप अगर इसमें पी ब्लॉक, इसमें डी ब्लॉक में फर्स्ट सीरीज में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में साइज जैसे डिक्रीज होता है, एज साइज, कॉमन बात ये है, साइज ऑफ सीरीज ये जो है थोड़ा सा इरेगुलर है, अभी आपको सारा बताया। साइज ऑफ सीरीज जनरल बात की जाए तो डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से, स्कैंडियम टू जिंक, जिंक की तरफ जाएं तो नॉर्मली साइज में डिक्रीज ज्यादा है, ठीक है ना, कांस्टेंट बीच में थोड़ा अनचेंज भी है, वो भी आपको पूरा बताया। ओवरऑल ट्रेंड ये है, जिंक तक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। देयरफॉर, क्योंकि ये डिक्रीज कोई बहुत ज्यादा नहीं है पॉइंट्स में, देयरफॉर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी विल इंक्रीज होगी, लेकिन ये कोई ज्यादा नहीं होगी, इंक्रीज अप टू स्मॉल एक्सटेंट, ये याद रखना, कोई ज्यादा नहीं होगा, थोड़ी हद तक, स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ी हद तक ये आईपी में चेंज आएगी, ठीक है, कोई ज्यादा चेंज इसमें नहीं आएगी। बाकी ग्रुप वाइज हम जाएंगे तो साइज बढ़ता है तो ये क्या होते हैं, ये आईपी बढ़ जाती है। तो इसमें आमतौर पर आप देख सकते हैं कि ये पी ब्लॉक के मुकाबले में तो इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, लेकिन एस ब्लॉक के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एस ब्लॉक जिनकी लोअर आईपी होती है, लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, आयोनिक बनाते हैं। जिनकी हायर मतलब होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। याद रखें, जहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ज्यादा इनकी ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर क्या होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन होगी तब क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि भाई जिंक जो है इसका
आमतौर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये है -2। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन तो कम हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या है, लोअर है, +2 है। तो जब ये लोअर ऑक्सीडेशन हुई है, कम ऑक्सीडेशन होती है इनके अंदर, तो फिर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, आयोनिक कंपाउंड्स ये बनाते हैं। लेकिन अगर इनकी ऑक्सीडेशन ज्यादा हायर हो तो फिर देखो ये क्या बनाते हैं, ज्यादा हायर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ जाए तो फिर ये आमतौर पर आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। याद रखना कि ये लोअर ऑक्सीडेशन में या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ज्यादा ऑक्सीडेशन होती है, वो एक ज्यादा इनको, तो फिर ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके आयोनिक कंपाउंड्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ऑक्सीडेशन होती है, फिर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब +4 थी, 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए, 4 और आ गए, इस तरीके से तो इनके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो ये था आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। आईपी लोअर है तो फिर ऑक्सीडेशन हायर होगी, आईपी अगर इनकी हायर है तो ऑक्सीडेशन लोअर होगी। तो याद रखें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये आमतौर पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, m.p एंड b.p, बॉइलिंग पॉइंट्स, एक मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या है, आपको पता है कि जनरल कॉमन ट्रेंड क्या है, एज साइज ऑफ एलिमेंट। ये जनरल, यहां पर मेटल्स की बात, एलिमेंट्स यानी मेटल्स में ये कॉमन ट्रेंड है कि जैसे साइज ऑफ एलिमेंट्स इज इनवर्सली, ये ऑपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आमतौर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड क्या, बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ इनका उलट रिलेशन होता है। किस तरह, यानी आप कह सकते हैं ग्रेटर द साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट बड़ा है तो फिर आप कह सकते हैं लोअर विल बी देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब ये बताएं कि यहां पर सारे एलिमेंट्स का पीरियड वाइज साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या होगा, इजाफा होता जाएगा, सवाए 2 एलिमेंट्स के। एज साइज ऑफ एलिमेंट्स, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, एलिमेंट्स का साइज इस सीरीज में क्या होता है, पीरियड वाइज, क्या बेटा, पीरियड वाइज क्या होगा, डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होता है। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर, फिर इसलिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक यानी कि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं विल क्या होंगे, इंक्रीज। ये क्या होंगे, ये इंक्रीज, सॉरी, साइज ऑफ एलिमेंट पीरियड वाइज डिक्रीज होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, ऑपोजिट है। ठीक है, एक्सेप्ट मां सवाए किसके, कॉपर, एक कॉपर की मिसाल ले लो, ठीक है, एंड जिंक के। अब देखो इनमें एकदम कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन जिंक का इन सब से कम है, कॉपर से भी कम है, बाकियों से भी कम है। वजह क्या है, देखें जिंक में 3d ऑर्बिटल, जिंक की मैं बात कर रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 30 है, ठीक है।
3d ऑर्बिटल जो है ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट। क्या हो जाता है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन 3d में, जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक की, कोई भी इलेक्ट्रॉन 3d में आप ये बताएं अनपेयर्ड बचता है जिंक में? सारे d के क्या हो गए, पेयर हो गए ना। अब ये बताएं d ऑर्बिटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा? कोई भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, यानी यहां पर नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन आप ये नहीं कह सकते ऑफ 3d इज इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, 3d का कोई बॉन्ड ही नहीं बनता। जहां 3d d ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, याद रखना। 3d के जब d के बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो ये तो रिपल्शन पैदा करेंगे, ये एटमों में रिपल्सिव फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एटमों के बॉन्ड वीक बनेंगे। एस का डी के मुकाबले में वीक बॉन्ड होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन बढ़ेगी, बॉन्ड कमजोर बनेंगे। ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके वीक बॉन्ड होते हैं जिंक के अंदर, और थोड़े बॉन्ड होते हैं, और डी तो इन्वॉल्व ही नहीं होता, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिंक का क्या होगा, ये कम होगा या लोअर होगा। तो अब यहां पर हम इसी चीज को यहां पर कंसीडर करते हैं कि इन जिंक, यानी जिंक के अंदर नो इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d इज इन्वॉल्व्ड, ये इन्वॉल्व्ड है इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने में उसका कोई भी रोल नहीं है। बट पर दीज 3d पेयर्स, पर ये जो इनके 3d के क्या हैं, पेयर्स हैं, आर पेयर्स आर प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, प्रोड्यूसिंग रिपल्सिव फोर्सेस। याद रखना कौन सी फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये रिपल्सिव फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे। सो फिर क्या होगा, बॉन्ड्स विल, यानी जिंक का जिंक के साथ, विल बिकम वीकर, ये वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, एंड दे विल इजीली ब्रोकन डाउन, फिर आसानी से टूट जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नीचे वाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चले, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम यहां लिख सकते हैं वीक बॉन्ड्स ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग, यहां पर बस फाइनल इसी का ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग, इसी वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, बॉन्डिंग जिंक हैज लोअर, याद रखिएगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये लोअर हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे।